अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है स्कार फॉर्मेशन। तो स्कार फॉर्मेशन में जब स्कार फॉर्मेशन स्टार्ट होती है तो उसकी सबसे पहले हमारे पास 3 स्टेप्स हम लोग पढ़ेंगे कि दीज आर द 3 स्टेप इन स्कार फॉर्मेशन एंड आफ्टर दैट वी कैन स्टडी ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ स्कार फॉर्मेशन सेपरेटली। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास एंजियोजेनेसिस होती है। एंजियोजेनेसिस के बाद हमारे पास ग्रैनुलेशन टिश्यू बनता है। ठीक है, और ग्रैनुलेशन टिश्यू के बाद हमारे पास रीऑर्गेनाइजेशन एंड मैचुरेशन होती है फिब्रस टिश्यू की, मतलब मैचुरेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिब्रस टिश्यू। अब ग्रैनुलेशन टिश्यू होता क्या है? ग्रैनुलेशन टिश्यू ये होता है कि माइग्रेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ फिब्रोब्लास्ट सेल्स, ठीक है, इसके बाद डिपोजिशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, और हमारे पास अलॉन्ग विद द ब्लड वेसल्स एंड interpressed leukocyte is known as the granulation tissue. अच्छा, now we are gonna do each and every step of the scar formation separately. ठीक है, अच्छा, what is angiogenesis? Angiogenesis, formation of the blood vessels, either from the plasma cells or either from the pre-existing blood vessels is known as the angiogenesis. So now we're gonna have 2 types of angiogenesis: new angiogenesis and vasculogenesis. Vasculogenesis is synthesis of blood vessels from the plasma cells. A new angiogenesis is formation of blood vessels from the pre-existing one. ठीक है, अब जो angiogenesis है ना वो 2 टाइप्स की होती हैं, एक फिजियोलॉजिकल, एक पैथोलॉजिकल। अब हमारे पास जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है ना, मतलब स्कार फॉर्मेशन में हमारे पास जो एंजियोजेनेसिस होती है ना वो हमारे पास फिजियोलॉजिकल होती है, और जो कैंसर में होती है दैट्स पैथोलॉजिकल। ठीक है, और कैंसर में हमारे पास दोनों टाइप्स की होती हैं, और इसमें सिर्फ हमारे पास ये न्यू एंजियोजेनेसिस होती है। और ये न्यू एंजियोजेनेसिस किस वजह से होती है? ताकि जो टिश्यू की डिमांड होती है ऑक्सीजन सप्लाई और न्यूट्रिशन की वो पूरी हो सके। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली एक स्कार टिश्यू है, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल टिश्यू टू गेट रिपेयर एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम लोग न्यू ब्लड वेसल्स की फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ द एंजियोजेनेसिस। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास ब्लड वेसल जो होता है ये ब्लड वेसल है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे पास इसके अंदर ये वाले जो सेल्स हैं, इसके अंदर जो ये वाले सेल्स हैं दैट्स एंडोथेलियल सेल। ये रेड वाला जो है ये हमारे पास है ऑब्वियसली ल्यूमिन, और ये हमारे पास है पैरासाइट्स। ठीक है, पैरासाइट्स ल्यूमिन के बिल्कुल बाहर अटैच्ड होते हैं। ठीक है, ये है एंडोथीलियम के। ठीक है, अच्छा, होता क्या है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीट होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीट होता है तो वैसोडाइलेशन हो जाती है, ब्लड वेसल्स ऐसी हो जाती हैं। इसकी नाइट्रिक ऑक्साइड की सिक्रेशन की वजह से ना हमारे पास वास्कुलर ग्रोथ फैक्टर जो होता है ना, वास्को एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर, वो भी रिलीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो एंडोथेलियल सेल होते हैं ना इनकी परमेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है और इनके बीच में जो स्पेस होता है वो भी ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि जो पेरिसाइट्स होते हैं ये हमारे पास जो बाहर लगे हुए हैं ये अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं पेरिसाइट एब्लूमिनेशन। ठीक है, पेरिसाइट एब्लूमिनेशन। इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जो पेरिसाइट एब्लूमिनेशन हो गई, फिर ये जो एंडोथेलियल सेल थे ना, it will start moving toward the site of injury. For example, this is the site of injury, so it will start moving toward the site of the injury. After that, furthermore endothelial cell will start moving and ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद माइग्रेशन तो एक हद तक होगी ना, फिर एंड भी होगी, तो एंड के लिए भी हमारे पास डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जैसे कि ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा वगैरह। ठीक है, अच्छा, अब ये माइग्रेशन होती है, फिर इसके बाद हमारे पास ये जो कैपिलरी है ना इसकी ट्यूब्यूल बन जाती है। ठीक है, रिमॉडलिंग ऑफ द कैपिलरी ट्यूब होती है। एंड में पेरिसाइट्स जो होते हैं अपनी ओरिजिनल स्टेज लोकेशन पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, और जो ये प्रोलिफरेशन माइग्रेशन होती है स्टॉप हो जाती है बाय ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद जो होता है ना हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एंजियोजेनेसिस प्रोसेस। अब हम हर एक प्रोसेस पढ़ेंगे, ग्रैनुलेशन पढ़ेंगे, एंजियोजेनेसिस पढ़ेंगे, या तो हम लोग रिमॉडलिंग पढ़ेंगे, रीऑर्गेनाइजेशन वगैरह। ठीक है, उन सब में हम फैक्टर्स पढ़ेंगे। अच्छा, एंजियोजेनेसिस के फैक्टर्स के पहले सिर्फ नाम करते हैं। वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर होता है। ठीक है, फिर फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर होता है, एंजियोपोर्टिन 1-2 होता है, इसके अलावा हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा बीटा होता है एंड प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर होता है। अब जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर जो होता है ना इसके हमारे पास टाइप है, ए होता है, बी, सी, डी, ई और प्लेसेंटल डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर।
ए जो होता है ये हमारे पास एंजियोजेनेसिस करता है, बी और ये वाला प्लेसेंटल वाला, ये दोनों हमारे पास एंजियोजेनेसिस करते हैं, न्यू एंजियोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोनिक स्टेज। अब हमारे पास रह गया सी और डी, ठीक है। सी और डी जो होता है वो क्या करता है, वो एंजियोजेनेसिस भी करता है, लिम्फ एंजियोजेनेसिस भी करता है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ना जो वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो होता है ना सबसे ज़्यादा होता है किडनी सेल में और रेटिना सेल में ना। इसी की वजह से हमने जो है ना एक कंडीशन पढ़ी थी सेकेंड ईयर में कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको रेटिनोपैथी वगैरह हो जाती है, उसकी ब्लड वेसल्स इतनी ज़्यादा बन जाती हैं कि बच्चा ब्लाइंड हो जाता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द प्रोसेस बट there is retinopathy because of the production of a lot of blood vessels in it, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है कि जो ये वो होती हैं ये वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर होता है, ये हमारे पास टायरोसिन काइनेज के साथ बाइंड करता है। टायरोसिन काइनेज के साथ बाइंड करने की वजह से इसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है, और मेनली कौन सा टायरोसिन काइनेज 2। अच्छा, अब इसके बाद आता है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर क्या करता है, मेनली फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 2 एंजियोजेनेसिस और प्रोलिफरेशन और माइग्रेशन वगैरह में हेल्प करता है। एंजियोपोइटिन हमारे पास पेरिसाइट को अपनी जगह पे वापस पहुंचाता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैचुरेशन ऑफ द ब्लड वेसल, ठीक है। अदर फैक्टर्स भी मैंने बता दिए हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है एक्टिवेशन ऑफ द फिब्रोब्लास्ट एंड द कनेक्टिव टिश्यू डिपोजिशन। अच्छा, फिब्रोब्लास्ट से जो कनेक्टिव टिश्यू की डिपोजिशन स्टार्ट करनी है अब हमने ना, तो कनेक्टिव टिश्यू तो मैंने आपको बताया हुआ है ना, ग्रेनुलेशन टिश्यू में क्या क्या होता है। ग्रेनुलेशन टिश्यू में हमारे पास फिब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, तो उसकी माइग्रेशन प्रोलिफरेशन होती है। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसमें एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास कोलेजन फाइबर्स वगैरह होते हैं, इलास्टिन फाइबर्स होते हैं, रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो माइग्रेशन ये सारा प्रोसेस होता है ना, मतलब ये जो डिपोजिशन वाला प्रोसेस होता है, इट इज़ अकम्पेंड बाय दी फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर और प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर। अच्छा, जब कोलेजन डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है ना 3 to 5 डे में हमारे पास कोलेजन डिपोजिशन जो होती है एट मैक्सिमम तक हो जाती है, ठीक है। एट द एंड जब हमारे पास स्कार जब रिग्रेशन उसकी होती है ना, तो उस टाइम में हमारे पास कोलेजन फाइबर्स और फिब्रोब्लास्ट सेल्स और केराटिन इलास्टिन फाइबर्स वगैरह का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, बट द वास्कुलराइजेशन विल बी रिड्यूस्ड इन दैट स्टेज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है फैक्टर्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ECM डिपोजिशन ना। एक तो हमने फिब्रोब्लास्ट की माइग्रेशन के लिए किए थे ना 3 फैक्टर्स, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर किया था, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर किया था, और हमने ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर किया था। अब इसके लिए ECM डिपोजिशन के लिए वही 3 फैक्टर्स तो हमने किए हैं, इसके अलावा साइटोकाइंस आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ना सबसे पहले हम लोग आते हैं ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर पे ना, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दी डिपोजिशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और माइग्रेशन ऑफ फिब्रोब्लास्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। बड़े काम है इसके, ठीक है। अब इसके हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, B1, B2 एंड B3। तो B1 इज़ रिस्पॉन्सिबल मेनली फॉर ऑल दिस प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद ये फैक्टर्स जो होते हैं ना, ये हमारे पास जो होते हैं ना फैक्टर बाइंड टू सेल सरफेस रिसेप्टर, ये एक सरफेस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं जिसमें सीरीन और थ्रीनीन होता है, ठीक है। और उसकी जो होती है ना फॉस्फोरल उसकी एक्टिवेशन करवाता है, ठीक है, विच की वजह से फॉस्फोराइलेशन होती है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की, ठीक है। अब हमसे पूछ सकते हैं कि फिब्रोब्लास्ट ये ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर जो है ना TGF अल्फ़ा या बीटा, मेनली बीटा, इसके 2 फंक्शंस होते हैं। एक ही हमारे पास टिम जो होता है टिश्यू इनहिबिटर ऑफ मेटेलोप्रोटीनेज का ये इनहिबिटर होता है, ठीक है। मतलब मेटेलर प्रोटीनेज जो है ना उसकी इनहिबिशन कराता है, मतलब रीऑर्गेनाइजेशन में इसका फ़िलहाल कोई रोल नहीं होता, उसको इनहिबिट करवा रहा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्मिनेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन, लाइक इन्फ्लेमेशन को भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ठीक है। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, उसमें 2 चेन्स होती हैं। अच्छा, अल्फ़ा होती है, ए होती है, बी होती है, 5 आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं, आउट ऑफ विच BB इज़ द मोस्ट इज़ द प्रोटोटाइप एंड बस दैट्स इट। अच्छा, साइटोकाइंस भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं माइग्रेशन के लिए। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट रह गया, आई नो द वीडियो इज़ गेटिंग रियली लॉन्ग बट जस्ट बेयर इट। अच्छा, फिर इसके बाद रिमॉडलिंग ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। रिमॉडलिंग ऑफ स्कार के लिए ना हमारे पास, मतलब जब स्कार बनता है ना तो इट्स रियली बिग एंड वी हैव टू कट दैट पार्ट, ठीक है। तो उस कटिंग ऑफ दैट पार्ट के लिए ना हमारे पास जो है ना वो चाहिए
मेटालोप्रोटीनेज एक एंजाइम होता है वो चाहिए जो सिंक डिपेंडेंट होता है। जब मेटालोप्रोटीनेज बनता है ना तो उसमें वो ज़ाइमोजिन की फॉर्म में होता है, ठीक है। फिर आफ्टर सम टाइम इट्स गोना बी कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म बाय प्लाज्मिन, ठीक है। मेटालोप्रोटीनेज के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, जो हमारे पास फिब्रिलरी कोलेजन की ब्रेक डाउन करता है। 2 और 9 जो होता है वो हमारे पास जेलेटिनेज की ब्रेक डाउन करता है, और 3 और 10 और 11 जो होते हैं वो हमारे पास उसके एमॉर्फस फिब्रोनेक्टिन वगैरह और एमॉर्फस कोलेजन वगैरह की ब्रेक डाउन कराते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास अच्छा, ये जो मेटालोप्रोटीनेज होता है विच इज़ गोना बी ब्रेक डाउन बाय दी टिम क्या होता है कि इट इज़ एन इनहिबिटर ऑफ मेटालोप्रोटीनेज विच इज़ स्टिमुलेटेड बाय ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। अच्छा, सिर्फ हमारे पास ना लास्ट वीडियो में ना हम लोगों ने जो हीलिंग वाली वीडियो की थी ना, तो उसमें हम लोगों ने फैक्टर्स नहीं बताए थे वॉन्ड हीलिंग को जो अफेक्ट करते हैं ना, तो सिर्फ बहुत ईजी है लेकिन पेपर में आ जाते हैं ना। क्या होता है कि साइज़ ऑफ इंजरी, मतलब फॉर एग्जांपल एक जगह पे इंजरी हो गई है तो साइट ऑफ इंजरी, कहाँ पे हुई है इंजरी, ठीक है। फिर साइट हो गई है, कहाँ पे हुई है, फिर उसका साइज़ क्या है, किस वजह से, लाइक मैकेनिकल कॉज ऑफ इंजरी क्या थी, ठीक है, कॉज ऑफ इंजरी क्या थी, ठीक है, मतलब टाइप ऑफ इंजरी क्या थी, ठीक है। फिर इसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, लाइक मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या थी, न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ब्लड सप्लाई उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ड्रग्स जो उसको स्टेरॉइड्स वगैरह दिए हैं वो उस पर काम कर रही हैं, वाइटामिन सी मिली वो काम कर रहा है कि नहीं, मतलब वो है कि नहीं है, ठीक है। इम्यूनोडेफिशिएंट तो नहीं है बंदा, लाइक कैंसर तो नहीं है उसको, या उसको एड्स वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से उसकी वॉन्ड हीलिंग जो होती है वो ख़राब हो रही है, या उसको डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं है, हाइपरटेंशन वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से उसकी वॉन्ड हीलिंग ख़राब हो रही है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।